नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 का अगला टॉपिक समूह के प्रकार पढ़ेंगे। समूह पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तथापि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्ररूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। क्या कह रहे हैं कि मानव विज्ञानियों ने समूह को विभिन्न भागों में प्रकारों में विभक्त किया है, वर्गीकृत किया है। और कह रहे हैं कि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्ररूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। कह रहे हैं कि अपने अपने समाज में जो समूह बनते हैं उन समूह बनने का जो तरीका है उसको भी दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, परंपरागत समाजों में नज़दीकी घनिष्ठ आमने सामने की अंतःक्रियाएं होती हैं। अब जो कह रहे हैं कि परंपरागत पुराने समाज हैं उनमें नज़दीकी घनिष्ठ और आमने सामने की अंतःक्रियाएं होती हैं, और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक अनासक्त दूरस्थ अंतःक्रिया होती हैं। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए। अब कह रहे हैं कि और आधुनिक समाज में जो है अवैयक्तिक है, अनासक्त है, दूरस्थ की अंतःक्रियाएं होती हैं। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए थे, तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि वे सभी समूह जिससे हम संबंधित हैं वे हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ समूह तो हमारे लिए जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ समूह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं। और कह रहे हैं कुछ समूह जो होते हैं हमें जीवन के कई पक्षों में प्रभावित करते हैं और दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं, दूसरों के साथ हमें सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे से समूह से है। अब हम बात करें कि प्राथमिक समूह क्या होता है, तो प्राथमिक समूह लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग के द्वारा जुड़े होते हैं। अब कह रहे हैं कि आमने सामने के मेल मिलाप के द्वारा सहयोग से जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। अब प्राथमिक समूह में परिवार, ग्राम, मित्रों के समूह और प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अब कह रहे हैं कि जो प्राथमिक समूह है उसमें परिवार आता है, ग्राम आता है, मित्र समूह आता है, अर्थात मित्र मंडली हम जिसे कहते हैं वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है या प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें कि प्राथमिक समूह कौन कौन से हैं तो हम ये द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं। प्राथमिक समूह जो होते हैं उनमें व्यक्ति ही की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं और द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। अब कह रहे हैं कि जो प्राथमिक समूह है वो व्यक्ति उन्मुख है, उसमें व्यक्ति का व्यक्ति से एक सहयोग होता है, लेकिन द्वितीयक समूह जो होते हैं वो लक्ष्य उन्मुख होते हैं, जो लक्ष्य की तरफ हमें प्रेरित करते हैं। जैसे विद्यालय में हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा लक्ष्य है पढ़ाई करना। सरकारी कार्यालय जब हम नौकरी करते हैं तो वो हमारा लक्ष्य होता है रोज़गार को कमाना। इस तरीके से जो द्वितीयक समूह होते हैं वो लक्ष्य उन्मुख होते हैं। छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं।
द्वितीय समुदाय एवं समाज अथवा संघ पुराने परंपरागत और कृषक जीवन की नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। समुदाय से तात्पर्य उन संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, यानी लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, जहाँ एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। अगर हम बात करें समाज और संघ की तो कह रहे हैं समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टतः अवैयक्तिक बाहरी और अस्थायी संबंध है। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला युक्ति संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। संघ और द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। अब आता है अंतः समूह एवं बाह्य समूह। संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान बनाती है। ये भावना हमें या हमको उन्हें या वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूह के बारे में सोच सकते हैं? इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिसमें एक अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। अब प्रवासी कौन होते हैं? जो दूसरे देशों से आकर के हमारे देश में आकर के रहने लगते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बाह्य समूह माना जाता है। हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। प्रख्यात समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुरा में जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार एक नए पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया जाता था। वे लिखते हैं, मैंने ग्रामीणों को 2 कथनों का प्रयोग करते सुना। कह रहे हैं कि मैंने ग्रामीणों को 2 कथनों का प्रयोग करते सुना जो महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदोबस्तु कल या परसों आए हुए। नन्हे मुन्ने बंदोबस्तु यानी कल या परसों जो अभी अभी आकर के रह रहे हैं उनके लिए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों का वर्णन अर्शेयंदा बंदा वारू जो बहुत पहले आए हुए या खादिम कुलागालू पुराने वंश के रूप में किया गया था। अब आता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरफ देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। कह रहे हैं कि कौन से समूह संदर्भ समूह कहलाते हैं? जिनकी शैली का अनुकरण किया जाता है कि उनके जैसा बनना चाहते हैं, और वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है वे संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अभी निर्धारित अवश्य करते हैं।
संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे ये चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे ये आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें, पर बिल्कुल उनकी तरह ना बने। वो ये भी चाहते थे कि कुछ भारतीय महिलाएं उनकी तरह रहन सहन ग्रहण करें, लेकिन पूरी तरह उन पर आधारित ना हो, उनकी तरह ना बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? अब ये प्रश्न किया जा रहा है, क्या आप आज भी इस चीज़ को सही मानते हैं, स्वीकार